अब हमारा जो पार्ट शुरू हो रहा है, ये सब जो था रिवीजन था, अभी तक जो भी किया हमने रिवीजन था। अब आपके सामने कुछ भी आ जाए तो उसका फटाफट फटाफट आपको क्या आना चाहिए, फटाफट फटाफट उसका क्या निकालते आना चाहिए आपको, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री, कुछ भी आ जाए। अब मान लो आपके सामने क्या आता है, IF6 प्लस, समझ में आ रहा है? अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल आता है आपके सामने एकदम फटक से, कुछ भी पता नहीं, तो फटाफट फटाफट क्या करना है, चलो एक है आपका आयोडीन, उसके बाजू में क्या होनी चाहिए बोलो, 6 फ्लोरीन्स होनी चाहिए। तो चलो 1 2 3 4 5 6, आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, उनमें से 6 कहां पर गए, तो और एक कहां गया होगा, लोन पेयर होनी चाहिए, लेकिन प्लस चार्ज भी है। प्लस चार्ज का क्या मतलब है फिर, कि जो आयोडीन के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो चुरा के ले गया कौन, जो भी होगा। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो डायरेक्टली तो आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन आपको क्या लगेगा, अरे चलो आयोडीन 1 है, फ्लोरीन 6 है, निकाल दिया मैंने, लेकिन आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, उसको ऐसे लिखता हूं। लेकिन उसको ऐसे नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, प्लस चार्ज आया ना, IF6 प्लस है, तो इसका क्या मतलब है, 1 इलेक्ट्रॉन कहां से गया होता, फ्लोरीन तो नहीं देता, वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो कहां से गया होगा बोलो, अरे बोलो रे बेटा, आयोडीन से ही गया होगा, तो उसको हटा दो। समझ में आया यहां तक समझ में आया? या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक्चुअली क्या होता है, वो IF7 मॉलिक्यूल होता है, उससे IF6 बन सकता है। तो ये कैसे बना होगा, आयोडीन 1 2 3 4 5 6 7, और इसने क्या किया होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन चुरा के ले गया होगा, राइट? तो आयोडीन का 1 इलेक्ट्रॉन कैसे कहां पे चला गया पता चल गया। तो IF6 आ गया आपके सामने, और वैसे भी स्टोरी पता होने की कोई जरूरत नहीं यार, क्या है, 6 निकाल दो और 1 बच रहा है, तो इसको लिखो यहाँ पे और बोलो क्या, अरे प्लस चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस तो है, तो कहां से हुआ होगा, आयोडीन से हुआ होगा, तो उसको भी हटा दो। अब क्या है, एच इक्वल टू बोलो क्या है, एच इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। कितने हैं सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0, तो क्या है, यस P3 बोला D2, लोन पेयर है क्या, AB, मतलब एक भी लोन पेयर नहीं तो क्या है, AB6, यानी ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल। ये तो हो गया ये फास्ट तरीका, राइट, फास्ट तरीका। अब इसको ग्राउंड स्टेट, ये सब जो भी, हाँ, तो क्या करना है, आयोडीन, तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको कि ये बोलो आयोडीन है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयोडीन है मतलब हेलोजन की तरह है, कौन, फर्स्ट क्लास बिरयानी इन, मतलब ये चौथा 5वें पीरियड का है, तो ये कितना है 5s, और ये 5p, और आगे क्या होगा बोलो रे, 5d, हेलोजन है मतलब 1 2, यहाँ पे सिंगल या लोन पेयर, अरे हेलोजन याद होना चाहिए, क्या करते हो तुम लोग, क्या होना चाहिए, लोन पेयर, यहाँ सिंगल, याद होनी चाहिए पूरे से फटाफट। अब कितने बॉन्ड बनाने इसको बोलो, 6 बॉन्ड बनाने। अब एक तो चुरा के ले गए हैं, तो आपको क्या करना होगा कि बेटा एक तो चुराया है, प्लस चार्ज है, इसलिए एक को हटा दो, एक को ऑलरेडी हटा दिया। अब क्या होगा, कितने बॉन्ड बना सकता है, अभी भी 2 ही, हमको चाहिए कितने, तो एक्साइट करना पड़ेगा ना, तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम, तो कितने एक्साइट करोगे आप बोलो, सभी को एक्साइट करोगे ना, अरे समझ रहा है क्या, इसको भी एक्साइट करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, तो ये तो हो गए खुद कितने 4, ये 5s है और ये कौन है 5p, और ये नीचे वाला ये एक्चुअली आगे लिखना चाहिए, ठीक है, तो इसमें कितने आ गए, 2 आ गए, कितने हो गए 6 हो गए, तो कितने बॉन्ड बनाएगा आप, बनाए ना 6, समझ में आ रहा है, ये वो तरीका, इस तरीके से फिर क्या बोलना है, ये रीअरेंज होते हैं एज फार अवे एज पॉसिबल फ्रॉम ईच अदर, राइट, तो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होगी। चलो मान लो आपके सामने ये आता है XeOF4, समझ में आ रही है बात, XeOF4,
तो क्या मतलब दो तरीके से इसको, एक तो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो 5 मार्क के लिए, जिसके लिए पूरे बॉक्स वगैरह निकालने, और एमसीक्यू भी आता है, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन एट ज्योमेट्री। टेबल आता ही है, 4 मॉलिक्यूल, इधर 4 अलग अलग ज्योमेट्रीज, टेबल तो आना ही है एग्जाम में, हर एग्जाम में आता है ये टेबल। हाँ, तो बोलो क्या करोगे, पहले क्या निकालोगे इसका? सबसे पहले बेटा, नहीं नहीं वो 5 मार्क के लिए, पहले एमसीक्यू में, हाँ क्या स्ट्रक्चर निकालो। हाँ बोलो क्या, बाजू में क्या क्या लिखो? हाँ ठीक है, कितने फ्लोरीन, और बोलो कितने बॉन्ड, इधर एक एक एक। लोन पेयर कितने होते हैं इसके, जेनॉन है ये, तो इसके बाजू में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नोबल गैस है। 8 इलेक्ट्रॉन है इसका, बॉन्ड कितने बनाए, बॉन्ड कितने बनाए? अरे बॉन्ड कितने बनाए इसने, 6 बनाए, तो क्या बचा? एक लोन पेयर तो बच गई, तो ये इक्वल टू क्या आया? हाँ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। चलो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 5, 6 नहीं है, क्यों? इस डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, बस सही है ना? तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 5, लोन पेयर 1, तो कितना हो गया? 6। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, और टाइप क्या है? ये भी 5 है बॉन्ड, और एक क्या है? लोन पेयर AB5L, यानी ऑक्टाहेड्रल में एक लोन पेयर रखोगे, ऑक्टाहेड्रल का मतलब है ऊपर से एक पिरामिड, नीचे से एक पिरामिड, राइट? स्क्वायर बाय पिरामिडल, एक लोन पेयर रखोगे तो एक पिरामिड खत्म, तो क्या हो गया? स्क्वायर पिरामिडल। तो इसकी ज्योमेट्री आ गई स्क्वायर पिरामिड। इतने फास्ट आता है, समझ में आया? और आपको अब क्या करना है, 5 मार्क के लिए लिखना है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, बोलो रे? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम। कौन है सेंट्रल एटम? जेनॉन है। हीना और करीना झगड़ते, 5वां है, तो क्या आएगा? ये 5, ये 5, और आगे 5D नहीं निकालता मैं। चलो इसके अंदर रफ स्ट्रक्चर तो निकाला ही हमने, इसको तो निकालना ही है, ठीक है? चलो बताओ, एक्साइट करना पड़ेगा? अरे बोलो ना, एक्साइट करना है कि नहीं? क्यों? बॉन्ड कितने बनाए? 6 बनाए, जितने बॉन्ड बनाए उतना क्या चाहिए? अरे लोन पेयर नहीं, उतने क्या होने चाहिए? अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो कितनों को करना पड़ेगा एक्साइट? इन वालों को करना पड़ेगा, इनको सभी को एक्साइट करना पड़ेगा, तो ये तो ठीक है। ये यहाँ एक एक एक, और इधर एक एक एक, तो कितने हो गए अनपेड? 6 हो गए। अब हाइब्रिडाइजेशन किसका किसका होगा? जितने लोन पेयर है और जितने सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका तो होना ही है, और 5 क्या है? सिग्मा बॉन्ड। इसका होगा क्या फिर आखिरी वाले का? वो क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड। समझ में आ रहा है क्या सब कुछ? इस तरीके से बातें होती है, आराम से होता है, कुछ नहीं, बस फास्ट लेना पड़ रहा है। बहुत डिटेल में बताया 11th क्लास में मैंने, ये तो पी ब्लॉक चल रहा है हमारा, तो इसमें तो उतना नहीं कर सकता ना मैं डेप्थ में। तो फिर बोलेंगे द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल अरेंज अलोंग द कॉर्नर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन, राइट? फिर उसमें लोन पेयर एक रखनी है, तो 1 लोन पेयर विल बी प्लेस्ड एट द बॉटम, मतलब ये ऐसे जो भी आपका जेनॉन, ये यहाँ पे भी एक्सी होना चाहिए। तो ये आप क्या करोगे, अरेंज करोगे इनको, एक ऊपर एक नीचे, है ना, ऐसे, और बोलोगे कि एक लोन पेयर को हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्या, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, और यहाँ पे कौन है? बोलो ऑक्सीजन है ना, और ऑक्सीजन क्या करेगा, इधर डबल बॉन्ड भी बनाएगा। दिखा इसका स्ट्रक्चर कैसा है फिर? स्क्वायर पिरामिडल, दिख रहा है ना? ये ऐसे होते हैं ये 5-5 मार्क के क्वेश्चन। अब बेटा आपको क्या करना है, अब शुरू होती है असली कहानी, आगे वाली। तो अचानक अगर मॉलिक्यूल आता है तो क्या करना है, समझ में आया फिर किस तरीके से करना है? ओके, अब है
एक्चुअली इस पी ब्लॉक में नया अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो ये है, मतलब अभी भी नया शुरू नहीं हुआ, उसके रिएक्शंस, बाकी सब बेसिक है, सब कुछ पीरियोडिक टेबल में सब कुछ पढ़ा हुआ है। और किसमें? बॉन्ड चैप्टर में, 2 ही चैप्टर है, उसी के बेसिस पर ये पी ब्लॉक एस ब्लॉक होते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें केमिस्ट्री की है जो कहीं पर नहीं मिलती एनसीईआरटी में डायरेक्टली, आपने 8वीं से पढ़ रखी है, उनको याद रखना है, जिसके बेसिस पर कई सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, राइट। और कई सारी चीजें केमिस्ट्री के अंदर है, लेकिन वो ऐसे 11th और 12th में कहीं पर एक चैप्टर नहीं है कि बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑर्गेनिक है, बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री का भी है, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, राइट। लेकिन इनऑर्गेनिक के लिए ऐसा कोई बेसिक चैप्टर नहीं दिया उन्होंने, तो मैंने बना दिया कुछ। आपको ये पता है एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट प्लस वाटर, पता है क्या ये? अरे पता है कि नहीं? उसका एक एग्जांपल भी दिया है मैंने, HCl, NaOH, NaCl, H2। ये बात क्लियर? ये इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने पढ़ा है। एसिड प्लस कार्बोनेट हो या बायकार्बोनेट हो, दोनों में से कोई भी हो, तो साल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, और एक्स्ट्रा क्या बनाते हैं जो कि ऊपर नहीं बन रहा था। समझ में आया? बायकार्बोनेट हो, कार्बोनेट हो, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि HCl और सोडियम कार्बोनेट, साल्ट, वाटर, CO2। ये किसी भी चैप्टर में नहीं दिया डायरेक्टली, इक्विलिब्रियम में भी नहीं दिया। ये कहाँ दिया है? एसिड्स में दिया है, एसिड चैप्टर है कोई, कार्बोक्सिलिक एसिड बोल के, वहां पे। मतलब ऐसा एग्जैक्टली कहीं पर कुछ नहीं दिया होता ऐसा, तो उनको हमने एक कर दिया, इकट्ठा कर दिया है। उसके बाद एसिड प्लस मेटल अल्कोहल में दिया है। अल्कोहल चैप्टर में जब अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन गैस पैदा होता है, और वहां पे बोला गया है कि हाइड्रोजन गैस पैदा करने वाला एसिड होता है। ऐसी चीजें अलग अलग चीज जगहों पर दी है। एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलता है, राइट, पता है ना आपको? जैसे कि HCl अगर सोडियम के साथ रिएक्ट हो गया तो NaCl, और ये मैंने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया बेटा, हाँ, बैलेंस करना है तो इसको हाफ लगाना पड़ेगा, राइट। अरे बातें समझ में आ रही है क्या क्या हो रही है? क्योंकि यही अभी रिएक्शंस में आने वाला है, बहुत सारे रिएक्शंस करनी है हमको, तो ये बेसिक सब चीजें याद होनी चाहिए। मैं बताऊंगा, देखो ये एसिड है, देखो ये मेटल है, ये दोनों कंबाइन होकर वाटर हाइड्रोजन बना रहे। जब एसिड को आप पानी के अंदर डालते हो तो वो क्या करता है, अपने खुद के अंदर से H+ निकालता है। क्या निकालता है? H+, और वो H+ वाटर के ऊपर अटैक करता है। अरे बात समझ में आई क्या? क्या क्या बताई मैंने, बात समझ में आई? हमने देखा है ना, प्रोटोनेशन ऑफ वाटर होता है, मैकेनिज्म देखा है डिहाइड्रेशन का, तो वाटर का प्रोटोनेशन होता है बेटा, याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल याद आ रहा है क्या? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बोलो या फिर कुछ कहीं पे भी वाटर का प्रोटोनेशन हो सकता है। जैसे कि मान लो ये वाटर है H2O, और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? HCl डाल दिया। क्या डाल दिया? HCl। तो HCl पानी में गिरने के बाद क्या होता है इसका? डिसोसिएशन। क्या होता है बोलो? अरे पानी के अंदर एसिड को डालोगे तो डिसोसिएट तो होगा ही ना, एसिड्स बेसिस डिसोसिएट होते हैं ना, तो डिसोसिएट होने पर इसके अंदर से क्या निकलेगा? H+, और H+ क्या बोलेगा कि मेरे को क्या चाहिए? लोन पेयर चाहिए, कौन देगा? तो ये इसके साथ ये अटैक कर लेगा ना, तो ये क्या बनेगा? HOH, और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन के, और इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। अरे आएगा कि नहीं? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? H3O+ बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। कैसे फॉर्म हुआ हाइड्रोनियम आयन, समझ में आया क्या? एसिड को कहाँ डालने पर? बोलो, वाटर। इसलिए एसिड को अगर वाटर में डालते हो तो हाइड्रोनियम आयन और एनायन फॉर्म होता है। क्यों एनायन? क्योंकि ये तो जाएगा इसके पास, तो ये तो बच गया ना, H3O+ और Cl-। बेस को अगर वाटर में डालोगे तो OH- और कैटायन पैदा होता है, और वाटर भी पैदा होता है। मतलब कैसे, देखो अभी, मतलब कुछ वाटर कुछ नहीं करता, वाटर के ऊपर कोई अटैक नहीं करता। जैसे कि NaOH को वाटर में डालोगे तो क्या होगा? Na+OH-, और वाटर जैसा है वैसा ही रहेगा। बातें दोनों समझ में आई? एसिड को पानी में डालो तो क्या होगा? बेस को पानी में डालो तो क्या होगा? हाँ, एसिड H+ छोड़ेगा, बेस OH- छोड़ेगा। एसिड बोलो H+, बेस, लेकिन एसिड का H+ किसके ऊपर अटैक करेगा?
वाटर के ऊपर करेगा और क्या पैदा करेगा, हाइड्रोनियम आयन। लेकिन OH माइनस अटैक करेगा क्या, नहीं करेगा। उसके बाद और बेसिक चीज जो कि ऑलरेडी हो चुकी है, बेटा नॉन मेटल का कुछ भी हो तो क्या होता है, वो एसिडिक होता है। कुछ भी मतलब ऑक्साइड हो, हाइड्राइड हो, हाइड्रोक्साइड हो, क्योंकि नॉन मेटल होते क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और लुईस थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, एसिड, और इलेक्ट्रॉन डोनर बेस, लोन पेयर डोनर। जैसे कि और वैसे ही मेटल का हर कुछ बेसिक वो होते इलेक्ट्रॉन डोनर्स। जैसे कि ऑक्साइड्स अगर नॉन मेटल के देखोगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड देखो, ये सभी नॉन मेटल के ऑक्साइड है, कैसे है, एसिडिक होंगे ना। और मेटल के ऑक्साइड, यहां पे एक एक्सेप्शन है, अगर मेटल के ऑक्साइड्स हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो जैसे कि Mn2O7 और CrO3 ये बेस ना होकर एसिड की तरह काम करते हैं। एक्सेप्शन समझ में आया। मेटल के ऑक्साइड यूजुअली क्या होते हैं, बेसिक। मेटल के ऑक्साइड यूजुअली क्या होते हैं, बोलो, बेसिक। लेकिन अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लो है या हाई है, अगर मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है तो उनके ऑक्साइड्स कैसे हो सकते हैं, एसिडिक, जैसे कि Mn2O7। हाँ, उसके बाद देखो अब ये क्यों है एसिडिक, ये क्यों एसिडिक है, इनको पानी के अंदर डालो तो एसिड पैदा करते हैं, और क्या, इसको पानी के अंदर डालो तो क्या होता है, ये H2CO3, इसको डालो तो H2SO3, इसको डालो तो HClO3, मतलब कुछ भी जो भी हो एसिड पैदा करते हैं। इनको डालो तो NaOH, MgOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस पैदा करते हैं, इसलिए ये बेसिक है। मेटल के, सॉरी नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स दिख रहे हैं क्या, ये हाइड्रोक्साइड है ना, क्या ये एसिडिक, बेसिक, एसिडिक है। और मेटल के हाइड्रोक्साइड क्या है, देखो बेसिक है, ठीक है। उसके बाद नॉन मेटल, उसका ये क्या है, हाइड्रोक्साइड है, क्या ये हाइड्रोक्साइड, तो कैसे बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। सिंपल सी बात है, क्यों एसिड की तरह, क्यों बेटा, ClOH डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होना उतना आसान नहीं है जितना कि इतना ये ब्रेक हो जाता है बहुत आसानी से। लेकिन वही ये जो नॉन मेटल है उसकी जगह पर यहाँ पर मेटल होता, ये NaOH तो है, वहां पे ये ब्रेक होने से जल्दी ये हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये बोलता है अरे बेटा मेरा तो इलेक्ट्रॉन तू ले ले, भागी जा तू, मेरे को तो चाहिए ही नहीं। लेकिन ये क्या बोलेगा, नहीं मैं भी नहीं देने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटेड है ना। बॉन्ड कौन सा ब्रेक होता है कहां पे, उसके बेसिस पर चल रहा है ये सब कुछ। मेटल के अंदर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, सॉरी नॉन मेटल के अंदर OH का बॉन्ड ब्रेक होता है, O और H के बीच का, इसलिए प्रोटॉन बाहर निकलता है, राइट। और मेटल के अंदर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, मेटल और ऑक्सीजन, इसलिए पैदा क्या होता है, OH माइनस। अब OH माइनस पैदा होने पर बेस, इसलिए। और वैसे हाइड्राइड से देखो, ये नॉन मेटल का हाइड्राइड, हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड, नॉन मेटल का हाइड्राइड। देखो ऑक्साइड मतलब एलिमेंट प्लस ऑक्सीजन, हाइड्राइड मतलब एलिमेंट और हाइड्रोजन, और हाइड्रोक्साइड मतलब एलिमेंट और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होना चाहिए उसमें। तो ये है हाइड्राइड्स, ये देखो हाइड्राइड। तो ये सभी क्या होते हैं, एसिडिक। अब बोलोगे ये थोड़ी एसिडिक है ना, वाटर तो न्यूट्रल है, लेकिन नहीं, एसिड की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज वो भी दिखाता है, वो दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाता है, एम्फोटेरिक है वो। और ये मेटल्स के हाइड्राइड्स है ना, वो कैसे, हाँ बात समझ में आ रही है सब। ये सब एक जगह पर कहीं पर नहीं मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, राइट। इसलिए इनको मैं क्या कर रहा हूं, एक साथ आपको बता रहा हूं, जिससे कि आगे वाली रिएक्शंस आपको समझ में आए। उसके बाद बॉन्ड में मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको,
देखो बेटा, जो एसिड है, अगर अस एसिड है तो उसके आयन को हम आइट कहते हैं। जैसे कि अगर आप H2SO3 है, ये सल्फ्यूरस एसिड है। चलो छोड़ो, देखो इधर H2SO3, ये सल्फ्यूरस एसिड है। तो इसका आयन किसी साल्ट में अगर लोगे आप, यानी H2SO3, या फिर सिर्फ इसका आयन क्या है, ये एनायन SO3 2-, तो इसको सल्फाइट बोलते हैं। क्या बात समझ में आई? अगर एसिड कौन सा है, सल्फ्यूरस अस, तो आयन क्या हो रहा है, सल्फाइट आइट। और अगर H2SO4 है यानी सल्फ्यूरिक, तो उसका आयन सल्फेट कहलाता है। अरे समझ में आ रहा है क्या? अगर एसिड में OUS है तो उसका करस्पॉन्डिंग आयन बनने पर उसको हम ITE बोलते हैं, राइट, आइट। और एसिड में इक है, सल्फ्यूरिक, तो क्या बनेगा, सल्फेट। फॉस्फोरस फॉस्फाइट, फॉस्फोरिक फॉस्फेट, नाइट्रस नाइट्राइट, नाइट्रिक नाइट्रेट। बात समझ में आ रही है? तो अस का आइट होता है, इक का एट होता है। जैसे कि ये देखो, ये हाइपोहैलस, हाइपोहैलाइट, हैलस हैलाइट, कई सारे एग्जांपल दिए, हैलिक हैलेट। वैसे ही पर हेलिक पर हैलेट, इक एट। उसके बाद कई सारे इंपॉर्टेंट आयंस है केमिस्ट्री के अंदर, उनके नाम यहां पर मैंने दे रखे हैं और उनके ऊपर कितने चार्जेस है सब। थियोसल्फेट, कार्बाइड, कार्बोनेट, बायकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, बायसल्फाइड, बायसल्फेट, नाइट्राइड, अजाइड, जो भी है ये सब, राइट। ये नाइट्राइड और अजाइड में जरा डिफरेंस देख लो क्या है। नाइट्राइड में चार्ज कितना है और एटम्स कितने हैं, एक। अजाइड में चार्ज -1 और एटम्स, समझ में आ रहा है? इनके लुईस स्ट्रक्चर भी आप निकाल सकते हो, जो भी आपको लो, एन डबल बॉन्ड एन, कुछ ऐसा करके, फिर एन, एक ऐसा करो, एक ऐसा कर दो, ऐसा कुछ हुआ होगा। अजाइड आयन देखेंगे, पता नहीं अभी। और माइनस, माइनस से मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, तो ये इसको कितने चाहिए होते हैं, इसको कुल मिला के नाइट्रोजन को 3 चाहिए होते हैं, राइट। अब यहाँ पे तो नहीं, चलो देखते हैं कैसे। नाइट्रोजन अगर, अब ऐसा भी तो नहीं कर सकता ये, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो, हाँ ठीक है, हो सकता है ऐसा, ऐसा हो गया और एक इसने चुरा लिया। देखो नाइट्रोजन को, इन इन दोनों का तो काम खत्म हो गया। बात समझ में आ रही? बस इसको कितने चाहिए, नाइट्रोजन को, इसको कितने चाहिए? अरे पहले तो 3 चाहिए थे, अब और कितने चाहिए, एक। तो एक माइनस चार्ज भी है ना, तो एक्चुअली क्या हुआ होगा, इसके साथ हाइड्रोजन था और इसने क्या किया, इसका एक चुरा लिया। अब इसके ऊपर 2 लोन पेयर तो ऑलरेडी थी क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ है, राइट। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, 2 लोन पेयर क्यों थी? क्योंकि नाइट्रोजन ओरिजिनली ऐसे होता है बेटा, हाँ, ये ऐसे, ये। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए क्या किया होगा, इसने इसने यहाँ पर छलांग लगाई। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला तो यहाँ पे आए उसके इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के, अब फिर भी एक अनपेड है, तो इस अनपेड ने इसके साथ इलेक्ट्रॉन जो बनाया था ना, इसने बनाया था ना इसके साथ बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ बनाया था, उनको चोरी करके इधर लाया, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। इस तरीके से ये होता है, राइट। ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर के आयंस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आयंस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आयंस। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। अगर आपको सोडियम और क्लोरीन के बीच कंपाउंड बनाना है तो सोडियम की वैलेंसी आगे लिखो, क्लोरीन के आगे लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड नाम। और आपको अगर मान लो कोई भी आयन दिया हो, पोटेशियम आयन दिया और Cr2O7 दिया, याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, इसके ऊपर क्या होता है 1, इसके ऊपर क्या होता है 2-, इसलिए तो पहले आयन याद होनी चाहिए। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, अरे बोलो 1, इसकी जितना चार्ज है वही तो वैलेंसी है इसकी। हाँ, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा,
अब क्या बनेगा इसका, K2 और Cr2O7, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना हम। उसके बाद एल्यूमिनियम, उसकी वैलेंसी कितनी है, ऑक्सीजन की 2 है ना, तो क्या बनेगा Al2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैलेंसी से हम कंपाउंड कैसे बनाते हैं, समझ में आया। ये सब रिवीजन है बेटा, ये अब तक जो हुआ क्या था, रिवीजन। अब यहां पे एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ फर्स्ट मेंबर हमने देखा है पीरियोडिक टेबल में भी, कि हर ग्रुप का पहला मेंबर बाकी के मेंबर से अलग बिहेवियर दिखाता है। याद आ रहा है, कुछ पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था। क्यों क्यों ऐसा करता है, क्यों ऐसा करता है, तो उसकी 2 वजह है, एक तो उसकी साइज, देर तो ये गलत है, देर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि पहले मेंबर वाले की साइज एक्सेप्शनली कैसी होती है, स्मॉल। और दूसरा है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ 2d ऑर्बिटल्स। इन 2 वजह से क्या होता है, एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाते हैं। कौन, पी ब्लॉक के नहीं, किसी के भी, हाँ किसी के भी फर्स्ट मेंबर, किसी भी ग्रुप के फर्स्ट मेंबर क्या दिखाते हैं, एक्सेप्शनल बिहेवियर, जो कि दूसरे उसी ग्रुप के मेंबर्स नहीं दिखाते। जैसे कि नाइट्रोजन, अब वैसे तो पहला मेंबर हर कोई क्या, हाँ जैसे कि पहला मेंबर किसी भी ग्रुप का, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, लेकिन हम पढ़ रहे 15, 16, 17, 18 ग्रुप। तो पहला मेंबर 15 ग्रुप का कौन है, 16 ग्रुप का कौन है, और 17 ग्रुप का। तो ये क्या अलग बिहेवियर दिखाती है दूसरों से, नाइट्रोजन उसके ही मेंबर्स से, उसकी ही फैमिली से अलग बिहेवियर दिखाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस जो भी है। तो पहला क्या दिखाता है वो, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है मैंने बॉन्ड में बताया, हाइड्रोजन का किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डिंग हो जाती है, लेकिन ये सिर्फ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन 3 ही दिखा पाते हैं, और कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखा पाता। फिर हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू एनी वन ऑफ 3, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन ओनली हाइड्रोजन बॉन्ड इज पॉसिबल। तो इसलिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, दूसरे नहीं बनाते। दूसरे मतलब ये ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं क्या भाई, किसकी बात कर रहा हूं, नाइट्रोजन के नीचे वाले कौन, फास्फोरस, आर्सेनिक वगैरह। उसके बाद N2 इज डायमर, अदर्स आर पॉली और टेट्रामर्स, जैसे कि नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है N2 की तरह, लेकिन ये P4 की तरह एग्जिस्ट करता है, मतलब अकेला ही डायटोमिक है, बाकी सभी पॉलीएटोमिक है। नाइट्रोजन गैस है, बाकी के सभी सॉलिड है। नाइट्रोजन पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, पाई बॉन्ड मतलब साइडवाइज ओवरलैप। साइडवाइज ओवरलैप 2 तरीके से होता है, पी ऑर्बिटल के बीच हुआ तो पी पाई बोलते हैं, और कभी पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के बीच हुआ तो पी डी पाई बोलेंगे। तो नाइट्रोजन पी पाई, क्योंकि अरे नाइट्रोजन पी पाई किधर गया, ये काय प्रॉब्लेम आहे कोणाला, बोलायला पण म्हटलं काय अडचण असली तर जाओ, कोणाला जायचं असलं तर, अडचण असली तर। हम्म हम्म तो ये पी पाई बॉन्ड बनाता है, कौन, नाइट्रोजन, लेकिन दूसरे पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग पी पाई बॉन्ड। क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए साइज छोटी होनी चाहिए, पाई बॉन्ड बनाने के लिए। पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या है, साइड वाइज ओवरलैप होना चाहिए ना, तो साइड वाइज ओवरलैप होने के लिए साइज छोटी होनी चाहिए बेटा। ये ऐसे हो सकता है, अगर इस खुद की इसकी साइज बहुत बड़ी, मतलब नाइट्रोजन की जगह पर दूसरा कोई, तो उसकी इतनी बड़ी साइज है कि इसके पी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप ही नहीं कर पाते। साइड वाइज ओवरलैप होने के लिए पास आना चाहिए, पास आने के लिए साइज, बोलो रे, साइज कैसी होनी चाहिए, छोटी, स्मॉल। अब बनाता है, बना भी लेते हैं मान लो, लेकिन अब देखो फास्फोरस ने, अगर देखा जाए फास्फोरस ने, जैसे कि हमने देखा फॉस्फेट आयन, उसमें ऐसा था राइट, ऐसे ऐसा कुछ है। अब यहां पे देखोगे तो ये पी पाई नहीं, ये एक पाई है, ये एक पाई है, पता है,
लेकिन ये पी पाई नहीं, पी पाई डी पाई है। क्यों? ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल है, लेकिन फास्फोरस के बारे में सोचा है कभी? क्या है ये और ये एक्साइड होके इधर जाता है ना 5 बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये वाला, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, और ये पाई बॉन्ड बनाता है, तो ये किसके अंदर है? डी ऑर्बिटल के अंदर। तो ये जो पाई है फास्फोरस का, यहां से डी ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन का पी है, तो ये कौन सा बन गया? पी पाई डी पाई। मतलब नाइट्रोजन है जो कि पी पाई बनाता है, लेकिन बाकी के पी पाई डी पाई वगैरह बनाते हैं। उसके बाद क्या बताया इसके बारे में? मैक्सिमम कोवैलेंसी इज 4। अरे मैक्सिमम कोवैलेंसी यानी कितने बॉन्ड बना पाता है, कितने बॉन्ड बनाएगा? नाइट्रोजन देखो 4 बॉन्ड बना पाएगा, क्योंकि ये 3 अनपेयर्ड है ये, और इसको एक्साइट ऑक्साइड करके, नहीं इसका एक्साइटेशन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकता, तो क्या कर सकता है? 4 बॉन्ड कैसे बनाता है नाइट्रोजन? 3 तो बनाएगा, चौथा कैसे बनाएगा? लोन पेयर डोनेट करके। कौन सा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है ना। तो नाइट्रोजन कितने बनाएगा? मैक्सिमम यूजुअली कितने बनाता है, लेकिन बना भी सकता है कितने? 4। लेकिन बाकी वाले क्या बना सकते हैं? 9 बना सकते हैं भैया। क्यों 9 क्यों बना सकते हैं बोलो? क्योंकि एक्साइट तो करेंगे ही, चलो एक्साइट कर दिया, अभी तो कितने बन रहे? 5 ही बन रहे। अब 9 कैसे? फास्फोरस ने एक्साइट कर लिया मानो। समझ में आई बात? कितने बना रहा है? 5 ही बना रहा है ना, बाकी के 4 किधर से आए? एम्प्टी ऑर्बिटल है ना, तो क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है ना वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को, तो इसलिए टोटल कितने हो सकते? अरे बोलो रे, पहला मेंबर 4 ही बनाएगा, बाकी के मेंबर्स 9 बना सकते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, क्योंकि उनके पास उतने एम्प्टी ऑर्बिटल्स है आगे। उसके बाद है वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से लेकर +5 तक है, क्योंकि वो बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इलेक्ट्रोनिगेटिव है इसलिए वो कुछ लोगों से इलेक्ट्रॉन मतलब खुद की तरफ खींचने की भी क्षमता रखता है। तो जब खुद की तरफ खींचेगा तो माइनस आएगी, और उससे कोई खींचेगा तो प्लस आएगी। जैसे कि नाइट्रोजन को अगर यहां से हाइड्रोजन चिपके है, तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं पता होना चाहिए। ये सब हेट्रोलाइटिक ऐसे टूटेंगे ना ऐसे, तो ये -3 आ गया, राइट। और मान लो ये ऐसे है, ये ऐसे, तो यहाँ पे देखो ये चुरा के ले जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, और ये। समझ में आ रहा है क्या? तो इस केस में +5 आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। +5 क्यों? यहाँ से +1, यहाँ से +1, यहाँ से +1, कितने हो गए? प्लस, अरे यहाँ से +1, सब भूल जाते हो यार, रेडॉक्स रिएक्शन है ये। रेडॉक्स रिएक्शन में देखा है हमने, हेट्रोलाइटिक अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन चोरी हो गया ना, तो कितना आ गया? +1। फिर ये +1, इसकी वजह से बोलो +1, एक एक इलेक्ट्रॉन चोरी हो रहा है ना। रेडॉक्स रिएक्शन में हमने देखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या होता है? हाइपोथेटिकली सभी बॉन्ड को हेट्रोलाइटिकली तोड़ दो, कितना चार्ज आएगा, उसी को ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। अभी तक कितना आया? +3, और इसको तोड़ने पर 2 आएगा ना। क्यों? पता है क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अरे इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन चुरा लिए, मतलब नाइट्रोजन के 2 चोरी हो गए ना, क्योंकि इसके दोनों के दोनों किसके? नाइट्रोजन के। तो ये +2, तो टोटल कितना चार्ज है? तो नाइट्रोजन के ऊपर -3 से लेकर +5 तक अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की क्षमता है। और उसके बाद फाइनली नाइट्रोजन, इसके ट्राई हैलाइड्स अनस्टेबल है एक्सेप्ट NF3। ये ट्राई हैलाइड्स उतने स्टेबल नहीं, क्योंकि इसकी साइज छोटी है बेटा। इसके बाजू में ऐसे 3-3 लोग उतने बैठ दे रहे हैं हैलोजन के, लेकिन बाकी वाले फॉस्फोरस वगैरह बड़े हैं, तो इसके बाजू में 3 हैलोजन आराम से बैठ जाते हैं। तो ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर अनस्टेबल एक्सेप्ट NF3। ये तो पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेबल। तो NF3 स्टेबल है क्या अनस्टेबल है? स्टेबल है ना। क्यों? क्यों बोलो? साइज छोटे, नाइट्रोजन छोटा है इसलिए इसके बाजू में नहीं बैठ सकते, लेकिन फ्लोरीन भी बहुत छोटा है ना, तो इसलिए बैठ सकता है, राइट। उसके बाद नो पेंटाहैलाइड। पेंटाहैलाइड मतलब NF5 यानी NCl5 नहीं बना सकता। क्यों? साइज नहीं, साइज नहीं, साइज तो ठीक है, और अरे 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे ना, तो बना सकता है क्या नाइट्रोजन? 5 बॉन्ड बना सकता है क्या?
नहीं, क्यों नहीं? एक्साइट करने के लिए क्या नहीं है? एम्प्टी ऑर्बिटल ही नहीं है। और उसके बाद ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ये ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है लेकिन डोनर बोल के, है ना? अरे डोनेट करता है कि नहीं? ये देखो हाइड्रोजन, ये देखो हाइड्रोजन, तो ये ऐसे डोनेट करेगा ना, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएगा एज ए डोनर, लेकिन एक्सेप्ट कर सकता है क्या? क्यों नहीं कर सकता? एम्प्टी ऑर्बिटल ही नहीं है इसके पास। फास्फोरस कर सकता है क्या एक्सेप्ट? अरे बोलो, क्यों कर सकता है? एम्प्टी ऑर्बिटल है। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, यानी मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, बाकी के सभी नहीं बना सकते। चलो ठीक है, इसके अभी अभी के अभी फोटो निकालता हूँ, आपको भेज देता हूँ, पढ़ो घर पे जाके। कहाँ से भेजने? पहले से ना? नहीं, अरे कहाँ चला गया तू इतना आगे? PDF करून सर्वांचं टाकायला अवघड जाते तेच. जरा थांबा हे काहीतरी होऊन बसलेला. चलो भेज देता हूँ, जाओ.